हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं सीएमए फाइनल के लॉ के लिए सुपर 50 एमसीक्यूज। सर ये क्या ही कर दिया इस बार आपने बेटा। इस बार तो तुम्हारे लिए कमाल ही कर दिया। मैंने कितना कुछ ले आया हूं मैं तो खुद कभी कभी सोच रहा हूं कि मेरे को हो क्या गया। आप लोगों के लिए यूट्यूब पे हम लोगों ने सीएमए फाइनल लॉ का मैराथन डाल दिया है, जो कि जून 25 और दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। सीएमए फाइनल लॉ का एबीसी एनालिसिस की वीडियो डाल दी है। सीएमए फाइनल लॉ के कंप्लीट एमसीक्यूज डाल दिए आपके एमसीक्यू बैंक वाले। जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक रिलीज करा था उसमें अराउंड 250 एमसीक्यूज थे, उसकी पूरी सीरीज डाल रखी है यूट्यूब पे। प्लस सीएमए फाइनल लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो, प्लस सीएमए फाइनल लॉ के सुपर 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब जिसके स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस, इन सारे टॉपिक की वीडियोस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उन सबका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको देख लेना। प्लस सीएमए फाइनल का एससीएम का मैराथन भी यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको भी अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। बच्चे की जान लोगे क्या, इतना सब कुछ डाल दिया तुम्हारे लिए। अब जो मैं करा रहा हूं ये सीएमए फाइनल लॉ के सुपर 50 एमसीक्यूज हैं। आपको पता है कि सीएमए फाइनल का लॉ 4 पार्ट में डिवाइड है। कंपनी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, आईबीसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो मैं 50 एमसीक्यूज करा रहा हूं ये कंपनी लॉ वाले पोर्शन के करवा रहा हूं। इसमें सिर्फ जो आपका पेपर में 40 मार्क्स का कंपनी लॉ आता है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल लॉ के जो पूरे कंप्लीट लॉ के एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यू बैंक से करवाए हैं मैंने, और वो पूरे डाल रखे हैं। उसमें फिर सारे ही पूरे कंप्लीट लॉ के एमसीक्यूज हैं उसके अंदर, वो सारे मैंने ऑलरेडी वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखी है। उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप दोनों ही देखना। आप ये वाले एमसीक्यू देखना, इससे आपका कंपनी लॉ और स्ट्रांग हो जाएगा। ये सुपर 50 इसमें कंपनी लॉ के हैं। जो कंप्लीट लॉ के एमसीक्यूज हैं उसके मैंने यूट्यूब पे 4-5 पार्ट डाल रखे हैं, उनका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको देख लेना। प्लस अभी तक हमारा मैराथन नहीं देखा है तो उसको देख लेना। प्लस अगर हमारी सुपर 30 वाली सीरीज केस स्टडी बेस एमसीक्यूज की नहीं देखी है सीएमए फाइनल लॉ की, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। प्लस अभी एबीसी एनालिसिस की वीडियो देखनी हो तो वो भी देख लेना। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं सुपर 50 एमसीक्यूज को। अगर आपको इस सुपर 50 एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है। आपको मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेजनी है। आपका नेम, XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएमए फाइनल, एंड आपका पर्पस में आप लिखोगे सुपर 50 एमसीक्यूज। बस आपको ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के देनी है। मैं आपको इन सुपर 50 एमसीक्यूज की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। देखो, एमसीक्यू तो जितने कर लो उतने कम है। पेपर कहीं से भी बन सकता है। सब कायदा तो ये कहता है कि आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने लॉ पूरा पढ़ा हो, वो जहां से बनाना बना ले। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन्हीं 50 एमसीक्यू में से पेपर आएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है बिल्कुल ना आए, हो सकता है बहुत ज्यादा आ जाए। लेकिन स्टिल जब आप पढ़ लोगे तो कम से कम एक आइडिया हो जाएगा, एक तैयारी हो जाएगी कि आपको एक क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी इंप्रूव होंगे, कुछ आइडिया हो जाएगा किस तरीके से एमसीक्यूज को पढ़ना चाहिए, और साथ साथ कंसेप्ट भी इंप्रूव होते जाएंगे। प्लस साथ में सुपर 30 वाली वीडियो देख लोगे जो हमने केस स्टडी बेस में डाल रखी है, फिर तो तुम आगे लगा दोगे। तो अब ये 3 चीजें आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यही नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है, 8802233513। यही नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। मेरे को कॉल मत करना, खाली मैसेज करना और ये 3 चीजें लिख के भेज देना। मैं आपको सीएमए फाइनल लॉ के सुपर 50 की पीडीएफ शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं सुपर 50 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट आर, क्योंकि ना तुम्हारे को ना मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चंस बेसिक से कवर करे हैं जो इंटर के थे। प्राइवेट कंपनी, एमओए, बेसिक जो होते हैं वहां से भी पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, तो इसलिए कवर करें हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट आर एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल होते हैं? प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल कंपनी। हमारे कंपनी के प्रोविजन हर कंपनी में लगते हैं। कंपनी होनी चाहिए, वो प्राइवेट और पब्लिक, गवर्नमेंट उससे फर्क नहीं पड़ता, सब पे लगते हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी सो फार एज इट इज नॉट इनकंसिस्टेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। आपको एक चीज मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं, हमारे इंडिया में ना 2 तरीके की कंपनियां होती हैं।
हमारे इंडिया में दो तरीके की कंपनियां होती हैं। इस टॉपिक को समझाने से पहले समझा रहा हूं। एक होती हैं वो जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, एक होती हैं रजिस्टर्ड कंपनीज, और एक होती हैं कंपनीज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट। अगर मैं इसके एक रजिस्टर्ड कंपनीज का मतलब क्या है, जो कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, और इसका मतलब है कंपनीज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट का मतलब है जो कि रजिस्टर्ड हैं लेकिन अंडर देयर ओन एक्ट, अंडर स्पेशल एक्ट। इसका मैं एग्जांपल लिख के बात करूं तो एग्जांपल कंपनी, सॉरी, इसका मैं एग्जांपल लिख के बात करूं तो रिलायंस, टाटा, ये सब कंपनी लॉ में रजिस्टर हैं। इसका मैं एग्जांपल लिख के बात करूं तो LIC, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा, ये सब खुद के एक्ट से रजिस्टर्ड है। इंडिया में LIC के लिए खुद का एक्ट है, LIC एक्ट, SBI के लिए खुद का एक्ट है, SBI एक्ट। जो कंपनियां खुद के एक्ट से रजिस्टर्ड होती हैं इनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। इनको हम क्या नाम देते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो हमारे इंडिया में दो तरीके की कंपनी है, एक है रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है, और तो दूसरी है जो रजिस्टर्ड है, तो दूसरी ये नहीं है कि वो अनरजिस्टर्ड है, वो भी रजिस्टर्ड है दूसरी, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वाली है इनको हम रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट बोलते हैं, वो अपने स्पेशल एक्ट में रजिस्टर होती हैं। तो रिलायंस, टाटा जैसे कंपनी लॉ में बनी है, और LIC, SBI ये खुद के लॉ से बनी है। तो जो ये वाली कंपनी है ना, जो LIC कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी है वो, और ये SBI बैंकिंग कंपनी हो गई, तो इन वाली कंपनियों के ऊपर कंपनी लॉ तो लगता है, साथ में इनका खुद का लॉ भी लगता है। मतलब जैसे LIC है तो वो LIC एक्ट भी फॉलो करेगी, साथ में कंपनी लॉ भी फॉलो करेगी। लेकिन अगर उनके एक्ट में और कंपनी लॉ में कोई कंफ्लिक्ट होगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो उनके वाले एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल, कंपनी लॉ बोलता है कि एक कंपनी को एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करानी होती है, और LIC एक्ट बोलता है कि एक कंपनी को एक साल में 6 बोर्ड मीटिंग करानी है। तो अब LIC और कंपनी एक्ट में कंट्राडिक्शन हो गई, तो वो LIC एक्ट अपनी बात मानेगा, तो LIC वाले 6 बोर्ड मीटिंग कराएंगे, 4 नहीं कराएंगे। इसका मतलब उनका वाला लॉ प्रिवेल कर गया। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि इंडिया में जो कंपनियां खुद के लॉ से बनी हैं उनके ऊपर उनका लॉ तो लगेगा, साथ में कंपनी लॉ भी लगेगा। लेकिन अगर उनके लॉ में और कंपनी लॉ में कोई कंफ्लिक्ट होगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो उनका वाला लॉ प्रिवेल करेगा। तो अब यहीं से कहानी शुरू हो रही है। अगर आप इस सेकंड पॉइंट को देखो तो कहता है प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी। क्या वो इंश्योरेंस कंपनी पे लगता है? यस, सो फार एज इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी with the provision of Insurance Act 1938 and IRDA Act। IRDA का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999। तो इस लाइन का मतलब यह है कि हमारे कंपनी लॉ के प्रोविजंस इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगेंगे, लेकिन कहां तक लगेंगे? जहां तक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज नहीं हो रही, जहां तक कॉन्ट्राडिक्शन राइज नहीं हो रही। इसका मतलब अगर इंश्योरेंस एक्ट में और कंपनी एक्ट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो इंश्योरेंस एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी ऑल्सो। यस, बैंकिंग पे भी लगते हैं, सो फार एज इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो अब मगर उनका और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो बैंकिंग वाला प्रिवेल करेगा। तो यस, ये बात भी ठीक है, हमारे वहां प्रोविजन वहां भी लगते हैं। नेक्स्ट, क्या हमारे प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे भी लगते हैं? यस, लेकिन हमारी उनके एक्ट से, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में और कंपनी एक्ट में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रिवेल करेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि हमारे तो इसने पूछा प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट कहां लगते हैं, तो हमारे प्रोविजन सारी ही कंपनीज पे लगते हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मगर उनके एक्ट से अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो उनका प्रिवेल करेगा। ये कंपनी लॉ का सेक्शन 1 बोलता है ये बात।
तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, यहां पे भी वो ऑल ऑफ द अबव सब पे लगेगा, इन पे भी लगता है। नेक्स्ट, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द कंपनी। पहला, शेयर सर्टिफिकेट, एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस। आपको पता होगा जब भी कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करता है तो उसको कंपनी लॉ के एओए के अकॉर्डिंग जो भी गाइडेंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करने होते हैं। हमारे कंपनी लॉ में दो चीजें होती हैं, एक होता है एमओए, एक होता है एओए। एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स होते हैं और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का काम क्या होगा, यह सब लिखा होता है एमओए में। कंपनी चलेगी कैसे, यह सब लिखा होता है एओए में। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब कोई बंदा अपने शेयर्स कंपनी के ट्रांसफर करेगा किसी और को तो उसको किस चीज का ध्यान रखना है, तो उसको कंपनी के एओए का ध्यान रखना है। एओए के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर करेगा वो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कंपनी इज नॉट सिटीजन बट इट हैज नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल स्टेटस, डोमिसाइल। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको एक बात पता होगी, इसका आंसर होगा डी। हम देखो, हम लोग जो है ना, हमारे इंडिया में सिटीजन जो बनता है वो कौन होता है? सिटीजन का मतलब होता है नेचुरल पर्सन जो इंडिया में पैदा हुआ है। इंडिया में सिटीजन बनने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इंडिया में पैदा हो जाओ जैसे आप और हम लोग, जिनके पास इंडिया का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ इंडिया का बना हुआ है। एक तो हम है सिटीजन, और दूसरे वो लोग हैं जो लीगल प्रोसेस से सिटीजन बने हैं इंडिया में, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन थे नहीं, मतलब वो इंडिया में पैदा नहीं हुए। जिसका बेस्ट एग्जांपल है सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी जो राहुल गांधी की सिस्टर है, वो सिस्टर है, मदर है सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी मदर थी आई थिंक, सिस्टर है, नहीं प्रियंका गांधी सिस्टर है, जो भी है यार, इनकी पूरी फैमिली के बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरे कहने की सेंस है जो सोनिया गांधी, आप लोगों को पता होगा, तो सोनिया गांधी यहां की सिटीजन नहीं है, वो आउटसाइड इंडिया की सिटीजन है। तो वो इंडिया में उसने सिटीजनशिप अप्लाई करी है लीगल प्रोसेस से, क्योंकि वो इंडिया में पैदा नहीं हुई। तो इसका मतलब इंडिया में सिटीजन दो तरीके से बन सकते हैं, या तो आप इंडिया में पैदा हो गए जैसे हम लोग हैं, या आप इंडिया में सिटीजनशिप अप्लाई कर लो। अब आप इंडिया में सिटीजन बनते हो तो इसका मतलब सिटीजनशिप खाली नेचुरल पर्सन को मिलती है, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मिलती। तो इसलिए कंपनी इंडिया की सिटीजन नहीं मानी जाती, लेकिन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट मानी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी इंडिया में ऑपरेट हो रही है तो वो इंडिया में टैक्सेस पे करेगी, तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी। जैसे आप लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा या इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा होगा कि इंडिया में रेजिडेंट कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में एटलीस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रहता है। आपने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा होगा। वो इंसान के लिए, वो ह्यूमन बींग्स के लिए वो लिमिट है। अगर कोई कंपनी है, वो तो बनी ही इंडिया में है, तो वो रेजिडेंट इंडिया की है, वो टैक्स पे करेगी, लेकिन वो इंडिया की सिटीजन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सिटीजन खाली नेचुरल पर्सन को मानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मानते। तो यही कह रहा है, कंपनी इज नॉट सिटीजन। यस, वो सिटीजन तो नहीं है, मगर उसकी नेशनैलिटी है, वो इंडिया की नेशनैलिटी में आएगी, वो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी डोमिसाइल है, परमानेंट एड्रेस है। तो यस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, आपको पता होगा हमारे इंडिया में ना दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक वो जो कंपनी एक्ट में बनी है और एक वो जो खुद के एक्ट से बनी है। हमारे इंडिया में दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक वो जो कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, और एक वो जो कि रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट है, जो कि खुद के एक्ट से बनी है। तो जो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है उन्हें हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज, और जो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट है उन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। इसके एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहो तो रिलायंस, टाटा, ये सब कंपनीज एक्ट में बनी है। इसके एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहो तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कंपनी एक्ट में नहीं बने, ये खुद के एक्ट से बने, इनका खुद का एक्ट है इंडिया में।
तो ऐसी कंपनियां जो खुद के एक्ट से बनते हैं, जिनके लिए स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, उन्हें हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सर कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज चार्टर्ड कंपनीज, स्पेशल कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी, तो इसका आंसर होगा बी, स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है जी, तो ये ऊपर इसको कार्ड, वैसे मैंने सारे आंसर लिख रखे हैं, ठीक है ना, जिसको मैं सर्कल सर्कल बनाता जाऊं वो आंसर है। ठीक है, तो उसका डी, इसका भी डी, वो टिक टिक मैं जगह जगह मार रहा हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ सर्कल, ताकि कंफ्यूजन न रहे बाद में, जिस पे सर्कल बनाऊंगा वो आंसर है। ठीक है, वैसे आंसर मैंने लास्ट में लिख भी रखे हैं सारे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। अब जरा सुन लो पहले मेरी बात, पहले इस टॉपिक को समझो। आपको पता होगा हमारे कंपनी लॉ में दो तरीके की कंपनियां होती हैं, एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। मान लो एक कंपनी है एच लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एस लिमिटेड। अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड के मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है तो एच कहलाएगी होल्डिंग कंपनी एंड एस कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, एस लिमिटेड के अंदर 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। एग्जांपल लेकर बात करते हैं, एस लिमिटेड के अंदर 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं एस लिमिटेड में। तो अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड के 5,001 और मोर इक्विटी शेयर्स खरीद लेती है तो एच कहलाएगी होल्डिंग कंपनी और एस कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब यह हो गया कि होल्डिंग सब्सिडरी के अंदर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करती है का क्या मतलब है, क्योंकि भाई 50% से ज्यादा शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग के पास है, तो इस कंपनी की जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें एच की ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है, एच का 50% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अब क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल कर रही है, तो क्या सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को कंट्रोल कर सकती है? लॉ कहता है कि ये जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में शेयर होल्ड कर रही है, क्या सब्सिडरी भी अपनी होल्डिंग के शेयर्स खरीद सकती है? लॉ कहता है जनरली तो नो, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल कर रही है तो सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी में शेयर्स खरीद रखे हैं तो सब्सिडरी अपनी होल्डिंग में शेयर्स नहीं खरीद सकती। जनरल कंडीशन तो यही है कि जनरली तो नहीं खरीद सकती, लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं जो कि सेक्शन नंबर 19 में दी हुई है कंपनीज एक्ट के, जहां पे यह लिखा हुआ है कि 3 केसेस के अंदर सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है। वो 3 केस कौन कौन से अभी मैं बताऊंगा। इसका मतलब तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछे, क्या एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर होल्ड करती है? यस करती है। अगर वो 50 से ज्यादा शेयर होल्ड करेगी तो वो हो जाएगी होल्डिंग, जिसको होल्ड किया था सब्सिडरी। अब क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी में शेयर होल्ड कर रही है, इसलिए सब्सिडरी अपनी होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकती, क्योंकि बाप अगर बेटे को कंट्रोल कर रहा है तो बेटा बाप को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन 3 केसेस में सब्सिडरी अपनी होल्डिंग के शेयर्स होल्ड कर सकती है। वो 3 केस कौन कौन से हैं? यहां पे वो 3 केस, पहला है इट कैन होल्ड शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। यस, अब इसका क्या मतलब है, इट कैन होल्ड शेयर एज अ डिसीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, जिसका क्या मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास ना एच लिमिटेड के 1000 शेयर्स हैं। किसके हैं? एच लिमिटेड के, इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। मान लो इस ए ने ना अपने इन शेयर्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एस को बनाया हुआ है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया हुआ है? एस को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यह है कि कल को अगर ए मर गया तो वो जो 1000 शेयर सारे के सारे हैं वो किसके कंट्रोल में चले जाएंगे? एस के। और मान लो ए की डेथ हो गई, अब ए की डेथ हो गई तो वो 1000 शेयर्स किसके पास आ गए? सब्सिडरी के पास आ गए। इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहां पे सब्सिडरी कंपनी ने डायरेक्टली होल्डिंग कंपनी के अंदर शेयर होल्ड नहीं करे, सब्सिडरी कंपनी बाय चांस सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग के शेयर होल्डर बन गई। वो कैसे बन गई? क्योंकि होल्डिंग कंपनी के किसी शेयर होल्डर ने उस एच के शेयर खरीद रखे थे और उसने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया हुआ था? एस को। अब ये मर गया
ए मर गया तो उसके वो सारे शेयर जो लीगल ए के पास थे एच लिमिटेड के, वो सारे किसके पास आ गए? एस के पास। तो ये वाला केस अलाउड होता है। इस केस में सब्सिडियरी अपनी होल्डिंग के शेयर होल्ड कर सकती है। दूसरा आता है इट कैन होल्ड शेयर एज अ ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी भी शेयर होल्ड कर सकते हैं। तीसरा है इट हैज बिकम शेयर होल्डर बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसका क्या मतलब है कि मान लो एस लिमिटेड ने, जब इनका होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप नहीं बना था, मान लो एस लिमिटेड ने उस टाइम पे इस कंपनी के एच लिमिटेड के 1000 शेयर्स खरीदे हुए थे पहले से, मगर तब इनका होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप नहीं था, और बाद में एच ने एस के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर खरीद लिए, तो अब एस एच की सब्सिडियरी हो गई। तो अब तो जब होल्डिंग सब्सिडियरी बन गई, तो अब तो सब्सिडियरी अपनी होल्डिंग के शेयर नहीं खरीद सकती, लेकिन यहां तो उसने 1000 शेयर पहले से खरीद रखे हैं, तो लॉ कहता है वो जो पहले से ले रखे हैं आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो, वो अपने पास रख सकते हो। तो अगर वो अपने पास रख सकते हो तो इसका मतलब यह है कि ये भी अलाउड है। इसका मतलब ये तीनों ही केसेस अलाउड है। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी जनरली अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन इन 3 केसेस में होल्ड कर सकती है। तीनों केसेस सेक्शन 19 में लिखे हुए हैं और ये तीनों इन्होंने यहां पर डाल रखे हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनी, आपको पता है 2 क्लॉज 62 1% कंपनी का है। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ कस्टमर, वेंडर, रेगुलेटर, मेंबर। इसका आंसर होगा डी, मेंबर। आपको पता होगा हमारी कंपनी में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं मेंबर। हर एक कंपनी में, हमारे इंडिया में कोई भी कंपनी हो उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं मेंबर्स, एक होते हैं डायरेक्टर्स। मेंबर्स कौन होते हैं? जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ये लोग कौन होते हैं? जो कंपनी को फंड्स देते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं। तो कंपनी में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है मेंबर, एक होता है डायरेक्टर। शेयर होल्डर वो है जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, डायरेक्टर वो है जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि सर 1% कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सर 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक ही शेयर होल्डर होता है, एक ही मेंबर होता है। तो इसका आंसर होगा डी। तो यहां पे क्योंकि इसने पूछा ना 1% कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1% एज अ क्या, उसका अंदर 1% क्या होता है? मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कमालुद्दीन सेटअप एन 1% कंपनी, ओपीसी मींस 1% कंपनी, 1% कंपनी in Mumbai last year, being the only member of the company. He wants to set up another OPC in Delhi as he is planning to start another business. Can he set up another OPC under the company? तो सुन लो मेरी बात, अगर इंडिया में किसी बंदे ने एक ओपीसी बना रखी है और अगर वो एक ओपीसी का मेंबर है तो वो दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता, उसको दूसरी ओपीसी बनाना अलाउड नहीं है, दूसरी 1% कंपनी बनाना अलाउड नहीं है। एक बंदा एक टाइम पे एक ही 1% कंपनी बना सकता है। जैसे मान लो अगर मैंने एक ओपीसी बनाई और मैं उसमें मेंबर हूं, तो मैं उसका शेयर होल्डर बन गया, तो अब मैं किसी दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। हां, अगर मैं किसी नॉर्मल प्राइवेट पब्लिक कंपनी का मेंबर बनना चाहूं तो बन सकता हूं, लेकिन मैं किसी दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यह हो गया एक ओपीसी का बंदा 2 ओपीसी क्रिएट नहीं कर सकता, खाली एक ही ओपीसी क्रिएट कर सकता है एक टाइम पे। तो इसका आंसर यस, नेचुरल पर्सन कैन सेटअप एज मेनी ओपीसी, नहीं ये नहीं हो सकता। यस, अ नेचुरल पर्सन कैन सेटअप इन द सेम सिटी एज द फर्स्ट ओपीसी, ये भी नहीं हो सकता। नो, अ नेचुरल पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी, ये इसका आंसर होगा। एक बंदा एक ही ओपीसी बना सकता है, इसका आंसर होगा सी। एक बंदे को एक ही ओपीसी बनाना अलाउड है, एक से ज्यादा अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अच्छा, अब आपको पता होगा हमारे इंडिया में ना, मैंने तुम्हारे को बताया 2 चीजें होती हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लो। एक होते हैं कंपनी में 2 लोग होते हैं, एक होते हैं मेंबर, एक होते हैं डायरेक्टर। मेंबर वो है जो कंपनी में फंड्स लगा रहे हैं, डायरेक्टर वो है जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो इंडिया में ना मोटा मोटा 3 तरीके की कंपनियां होती हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, एंड एक होती है 1% कंपनी। इसको हम ओपीसी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपीसी। तो एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है 1% कंपनी। अब मैं जरा इनके अंदर मेंबर्स और डायरेक्टर्स की बात कर लूं, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं,
मिनिमम 2 मेंबर होते हैं एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। फिर बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 15 डायरेक्टर। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट ही नहीं होती, जितने मर्जी हो सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम की लिमिट दोनों जगह कॉमन है। प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक में भी मैक्सिमम 15 होते हैं, लेकिन मिनिमम अलग अलग है। मिनिमम प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। अब हम बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी की, तो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर होता है एंड मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर होता है। एंड अगर हम बात करें डायरेक्टर्स की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं 1 पर्सन कंपनी में। इसका मतलब डायरेक्टर्स की मैक्सिमम की लिमिट तीनों जगह कॉमन है, 15 15 15, लेकिन मिनिमम की लिमिट सब जगह अलग है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है। फिर मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1, ओपीसी में 1 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं होता, लेकिन 1 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकता है। कितने हो सकते हैं? 15। तो अब क्वेश्चन क्या है, ये आप नोट कर लेना, ये वाली चीजें। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन ये है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कितने होते हैं? सर कोई लिमिट ही नहीं होती, पब्लिक पूछ रहा है, अनलिमिटेड। तो इसका आंसर होगा ए 0, सी 50, बी नो लिमिट। इसका आंसर होगा नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोटर। अब सुन लो मेरी बात, कंपनी लॉ में एक बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर एक ऐसा बंदा होता है जिसका उस कंपनी पे कंट्रोल होता है, और कंट्रोल किसका होता है? जो उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है। जैसे भी मैंने तुम्हारे को होल्डिंग सब्सिडरी वाला एग्जांपल दिया, तो होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर थे। इसका मतलब सबसे बड़ा शेयर होल्डर होल्डिंग कंपनी खुद थी, तो सब्सिडरी कंपनी की प्रमोटर कौन हो गई? होल्डिंग कंपनी। तो इसका मतलब किसी भी कंपनी का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है उसी को हम प्रमोटर बोलते हैं, और क्योंकि वो सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा पैसा उसका लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा कंट्रोल भी कंपनी का उसी के पास है। तो बेसिकली तुमसे पूछ रहा है प्रमोटर कौन है? Who has promoter means a person who has control over the affairs of the company, जिसके पास कंपनी का कंट्रोल है। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद whose advice, direction and instruction board of directors of the company is accustomed to act। इसका क्या मतलब है? जिसके कहने पे डायरेक्टर्स काम करते हैं। कंपनी में डायरेक्टर जो भी करते हैं वो प्रमोटर के कहने पे करते हैं। क्या ये सच है? आंसर इज यस, सच है। तो इसका पहला पॉइंट भी ओके है कि प्रमोटर के पास कंपनी का कंट्रोल होता है। दूसरा पॉइंट भी ओके है कि उसके कहने पे ही सारे डायरेक्टर्स कंपनी में काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ईदर ए और बी। ए भी ओके है, बी भी ओके है, दोनों ओके है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब प्रमोटर कैन बी, प्रमोटर कौन होगा? तो प्रमोटर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा डी, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब ये बात कर रहा है सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये है सेक्शन 8 कंपनी का। सुन लो मेरी बात, पहले तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। हमारे इंडिया में एक कंपनी है कंपनी लॉ के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। हमारे इंडिया के अंदर एक कंपनी है कंपनी लॉ में, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है नॉन प्रॉफिट कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है नॉन प्रॉफिट कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में सोशल वेलफेयर करने के लिए बनी है, लोगों का भला करने के लिए बनी है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी। और इंडिया में अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर इंडिया में आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है कि भाई हम एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो लोगों का वेलफेयर करेगी, लोगों का भला करेगी, हम एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाना चाहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी तो आप ये कंपनी बना सकते हो। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी फ्रॉड करती हुई पकड़ी गई, मान लो आपने लोगों का भला करने के लिए कंपनी बनाई थी लेकिन आप लोगों का भला नहीं कर रहे, आप गड़बड़ी कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोगों का भला कर रहे हो तो लोग आपको डोनेशंस देंगे,
इंडिया में जो एनजीओ होती हैं, एनजीओज वो क्या करती हैं? एनजीओ जैसे कोई बंदा ने एनजीओ बनाई गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई बच्चे ने एनजीओ बनाई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए गरीब लोगों का। अब ये जो एनजीओज वाले हैं ये क्या करते हैं? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से डोनेशंस लेते हैं और उस डोनेशंस के पैसे से बच्चों का भला करते हैं। तो मान लो सेक्शन 8 कंपनी भी यही करती है कि लोगों से डोनेशंस लेती है और उसके बाद जिस पर्पस के लिए वो वेलफेयर करने के लिए बनी है वो उस पर्पस के लिए वो पैसा यूज करती है। तो मान लो किसी सेक्शन 8 कंपनी ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से डोनेशंस वगैरह ली और उन्होंने उस पैसे का मिस यूज करा और उन्होंने उस पैसे को गलत तरीके से यूज करा और वो उसके जो सेक्शन 8 कंपनी के जो मेंबर्स थे वो खुद ही पैसा खा गए सारा का सारा। उन्होंने जिस वेलफेयर के लिए बनाई थी उन्होंने वो वेलफेयर किया ही नहीं। तो उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात पता लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 काम कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंपनी को वाइंड अप करा सकती है, बंद करा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंपनी को किसी दूसरी नॉन प्रॉफिट कंपनी में अमलगमेट भी करा सकती है। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी फ्रॉड करती हुई पकड़ी गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर 3 एक्शन ले सकती है। वो 3 एक्शन क्या क्या है? आपकी कंपनी को बंद कराया जा सकता है, आपकी कंपनी को लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, मतलब आपको नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और आपकी कंपनी को अमलगमेट कराया जा सकता है किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में। तो अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऑन रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन। ऑन कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू कन्वर्ट इट्स स्टेटस एंड चेंज इट्स नेम। अगर सेक्शन 8 कंपनी आपका लाइसेंस कैंसिल करती है तो क्या वो आपको स्टेटस कन्वर्ट कर सकती है? स्टेटस मींस नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकती है? यस। नेक्स्ट, क्या वो आपकी कंपनी को वाइंड अप भी कर सकती है अगर उनको जरूरत लगती है? यस। क्या वो आपकी कंपनी को अमलगमेट भी कर सकती है किसी दूसरे सेक्शन 8 कंपनी में? आंसर इज यस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। ईदर ए और बी और सी तीनों ओके हैं, तीनों ओके हैं। तो मैंने अभी तुम्हारा बताया ना कि अगर सेक्शन 8 कंपनी कुछ भी गड़बड़ करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है और लाइसेंस कैंसिल करने के बाद उनको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकती है, उनको वाइंड अप भी कर सकती है, बंद भी करा सकती है, उन्हें अमलगमेट भी करा सकती है दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में। तो यस, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which of the following is incorrect with reference to conversion of one type of company into another type of company? पहला, प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1% कंपनी। क्या एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? आंसर इज यस, हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1% कंपनी? आंसर इज नो। हमारे कंपनी लॉ में नॉन प्रॉफिट कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट होना अलाउड नहीं है और 1% कंपनी को नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट होना अलाउड नहीं है, दोनों ही एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा बी। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है ना। बाकी तो नीचे वाला तो ओके, अब नीचे जाकर पढ़ना क्या, जब पहले ही पता लग गया बी में, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज बाय शेयर होल्डर एनी टाइम। अच्छा सुन लो मेरी बात, हमारे कंपनी लॉ में ना 2 तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं, 2 तरीके के मेनली रेजोल्यूशन होते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है आप समझते हो ना? रेजोल्यूशन समझते हो? रेजोल्यूशन का मतलब होता है, देखो एक बात बताओ, कंपनी के अंदर जैसे तुम घर में कोई भी काम करते हो तो तुम किसकी परमिशन लेते हो? पापा मम्मी की। तुम्हें अगर कहीं ट्रिप पे जाना है, कहीं घूमने आना, तुम किसकी परमिशन लेते हो? पापा मम्मी की, क्योंकि पैसा किसका है? पापा मम्मी का। तुम्हें कहीं जाना तो उसके लिए पैसे चाहिए, अब पैसे कौन देगा? पापा मम्मी देंगे। तो इसलिए किसकी परमिशन लेते हो? पापा मम्मी की परमिशन लेते हो। तो अब हो तो क्या रहा है, अब यहां पे भी वही चीज है, अब ध्यान देने वाली। मान लो कंपनी में डायरेक्टर्स को कोई भी डिसीजन लेना है ना तो वो खुद नहीं लेते, कोई भी काम करवाना है तो उनको पहले शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। कंपनी में डायरेक्टर्स को कोई भी बड़ा काम करना है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, और जो शेयर होल्डर्स परमिशन देते हैं उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। अगर शेयर होल्डर ने परमिशन दे दी तो उसे हम बोलते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन पास हो गया। रेजोल्यूशन ना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओआर, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसआर। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है मोर देन 50% पे, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है 75% और मोर पे। अब इसका क्या मतलब है? मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और मान लो इस कंपनी के अंदर 100 शेयर होल्डर हैं,
मान लो इस कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं और मान लो अगर ये कंपनी ओआर पास कराना चाहती है, अगर ये कंपनी ओआर पास कराना चाहती है तो 100 में से अगर 51 और मोर लोग एग्री करेंगे तो ओआर पास हो जाएगा। अगर ये कंपनी एसआर पास कराना चाहती है तो मैंने क्या बताया, एसआर कितने में पास होता है 75% पे, तो अगर 100 में से 100 शेयर होल्डर्स में से 75 और मोर लोग एग्री करेंगे तो एसआर पास हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी में डायरेक्टर जो भी काम करते हैं वो शेयर होल्डर से पूछ के करते हैं, बड़ा काम, क्योंकि पैसा किसका लगा, शेयर होल्डर का, और शेयर होल्डर से परमिशन मांगते हैं और वो परमिशन जो मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशल उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है, मोर देन 50% पे। स्पेशल रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है, 75% और मोर पे। तो अगर कंपनी में 100 शेयर होल्डर है और 51 और मोर लोग एग्री करेंगे तो ओआर पास हो जाएगा, और अगर कंपनी में 100 शेयर होल्डर और 75 और मोर लोग एग्री करेंगे तो एसआर पास हो जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओआर। स्पेशल रेजोल्यूशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसआर। अब ये बात आपको समझ आ गई। अब ये टॉपिक क्या है, अगर कोई कंपनी है वो अपना नाम चेंज करना चाहती है, कोई कंपनी है, मान लो किसी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड और वो इस नाम को चेंज करके अपना नाम करना चाहती है वाई लिमिटेड, वो अपना नाम चेंज करना चाहती है, तो क्या वो कर सकती है, लॉ कहता है कर सकती है। उसके लिए कंपनी लॉ का सेक्शन 13 लगता है 13, और वो ये बोलता है जब भी कोई कंपनी अपना नाम चेंज करेगी तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको दो काम करने पड़ेंगे, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो यही पूछ रहा है, एज पर सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट, नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज बाय शेयर होल्डर्स एनी टाइम बाय डैश एंड डैश। तो वो डैश एंड डैश क्या है, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड गेटिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड गेटिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आंसर इज यस। तो इसका आंसर होगा बी, ये इसका आंसर है कि जब भी कोई कंपनी अपना नाम चेंज करेगी तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा और शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एनी ऑल्टरेशन टू एओए शैल नॉट बी अगेंस्ट कंपनी एक्ट, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, शैल नॉट बी इलीगल, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आपकी कंपनी में मैंने अभी बताया था दो चीजें होती हैं, एक होता है एमओए, एक होता है एओए। एमओए क्या होते हैं, कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स, एओए क्या होते हैं, कंपनी के इंटरनल रूल्स। तो जब भी कोई कंपनी अपना एओए ऑल्टर करेगी तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा उसके एओए में उसने जो भी प्रोविजंस चेंज करे हैं वो ना तो कंपनी एक्ट के अगेंस्ट जाने चाहिए, ना वो पब्लिक के अगेंस्ट जाने चाहिए, ना वो इलीगल होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एज पर सेक्शन 12 of Companies Act 2013, change of registered office from one place to another place within the same city, town or village can be made by passing a resolution by board of directors. Notice of such change has to be filed with the ROC within dash of change within the prescribed fees. सुन लो मेरी बात, मान लो आपकी कोई कंपनी दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली में चांदनी चौक में सिचुएटेड है, और मान लो वो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चांदनी चौक से शिफ्ट करके कनॉट प्लेस जा रही है। मतलब इसका मतलब पहले आपकी कंपनी पहले दिल्ली में चांदनी चौक में ऑपरेट हो रही थी, और मान लो अपना ऑफिस चेंज कर वो कहां शिफ्ट कर रहे हैं, कनॉट प्लेस में शिफ्ट कर रहे हैं, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपकी कंपनी को कंपनी लॉ में एक अथॉरिटी है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसको बताना पड़ता है 30 दिन के अंदर, क्योंकि आपकी कंपनी किसके पास, जब भी इंडिया में कोई बंदा कंपनी बनाता है तो वो आरओसी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होती है। तो अगर आप उस कंपनी में कोई भी छेड़छाड़ी करोगे तो आपको आरओसी को बताना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरओसी। आरओसी का ऑफिस दिल्ली में नेहरू प्लेस में। तो अगर आपकी कंपनी कभी भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करती है सेम सिटी, टाउन और विलेज में, तो वो पूछ रहा है कितने दिन में आरओसी को बताना होता है, तो 30 दिन में बताना होता है। तो इसका आंसर होगा सी, 30 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये आपका डिविडेंड चैप्टर पे बेस्ड है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं पूछ रहा, कह रहा है कौन सी करेक्ट नहीं है। पहला, कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2। कंपनी बिना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करे डिविडेंड दे सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को एक बात पता होगी, तो अभी आप लोगों ने एफएम वगैरह पढ़ी हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सबसे पहले कंपनी क्या करती है, रिवेन्यू निकालती है। रिवेन्यू, जो भी कंपनी का रिवेन्यू होगा उसमें से माइनस किए जाते हैं कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं
तो जब ये माइनस करते हैं तो उसके बाद हमारा निकल कर आता है पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये हमारा अमाउंट निकल कर आता है। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, फिर हमारा निकल कर आता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप लोगों ने एफएम में पढ़ा होगा। इसके अंदर से माइनस करते हैं टैक्स, फिर इसके बाद निकल कर आता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले डिविडेंड वालों को पेमेंट, प्रेफरेंस वालों को पहले पेमेंट मिलती है, फिर उसके बाद जो निकल कर आता है, ये जो अमाउंट निकल कर आता है, ये होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब कंपनी जब भी डिविडेंड बांटती है तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करती है, उसी के बाद बांटती है। तो ये जो पहली स्टेटमेंट लिखी है यहां पे कि कंपनी डिविडेंड बिना डेप्रिसिएशन के बांट सकती है, ऐसा हो नहीं सकता, तो यही इनकरेक्ट है। इसका आंसर होगा ए, ये पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरी वाली, कंपनी में ट्रांसफर एनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, ये ओके है। आज की डेट में कोई भी कंपनी, पहले क्या होता था, पुराने वाले कंपनी एक्ट में रिजर्व्स में पैसा डालना मैंडेटरी होता था। नए वाले कंपनी लॉ में सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग रिजर्व्स में पैसा डालना मैंडेटरी नहीं है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स जब होते हैं तो उसमें से कुछ पैसा अगर रिजर्व में अपनी मर्जी से रखना चाहे रख सकती है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आपको इतना डालना ही है। तो ये पॉइंट तो ओके है कि वो एनी परसेंटेज डाल सकती है, कोई मैंडेटरी लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब उसने पूछा था कौन सी करेक्ट नहीं है, तो पहला वाला पॉइंट करेक्ट नहीं है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स कंपनी नीड टू विड्रॉ प्रॉफिट फ्रॉम द रिजर्व्स। आपको एक चीज पता होगी, पता है किस क्वेश्चन ये किस पे बेस्ड है? देखो, इसके लिए आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी जरूरी है। डिविडेंड चैप्टर में जनरली कभी कंपनी जो डिविडेंड बांटती है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है तो वो जो डिविडेंड बांटती है वो प्रॉफिट्स में से बांटती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड बांटेगी, नहीं होगा तो नहीं बांटेगी। लेकिन डिविडेंड चैप्टर में ना एक चीज लिखी हुई है कि अगर कंपनी लॉसेस में है, कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, लेकिन स्टिल अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन उसको कंपनी लॉ में एक रूल 3 दिया हुआ है, वो फॉलो करना पड़ेगा। उसमें 4 कंडीशंस दी हुई है, वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये उन्हीं कंडीशंस पे क्वेश्चन बेस्ड है कि अगर आपकी कंपनी लॉसेस में है और वो स्टिल डिविडेंड देना चाहती है तो दे सकती है, फ्री रिजर्व से पैसा निकाल कर दे सकती है। लेकिन पैसा निकालने के बाद कंपनी के रिजर्व्स में इतना पैसा बचना चाहिए कि कम से कम वो कंपनी के पेड अप कैपिटल के 15% के बराबर हो। ये चीज कहां लिखी हुई है? ये चीज कहां लिखी हुई है मैं तुम्हें पढ़वा भी देता हूं। ये रूल 3 तुम्हारे टीचर्स की बुक में भी हो गई, हमारे बच्चों की बुक में तो है ही है, तो हमारी बुक में तो है ही है। ये एमसीक्यू जो बेस्ड है, ये डिविडेंड चैप्टर मैंने खोला, ये रहा। तो ये डिविडेंड चैप्टर का रूल 3 है कि अगर कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या कंपनी में लॉसेस हैं तो कंपनी स्टिल डिविडेंड देना चाहती है, तो उसको 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। उसमें ये लिखा हुआ है, द बैलेंस ऑफ रिजर्व, जब आप रिजर्व से पैसा निकाल लोगे डिविडेंड का, आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी एक बार जो आपने रिजर्व से पैसा निकालकर डिविडेंड बांटा लॉस के केस में, तो उसके बाद भी आपके रिजर्व में कम से कम इतना पैसा रहना चाहिए कि वो आपकी पेड अप कैपिटल के 15% के बराबर हो। इसका मतलब अगर आपकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है तो 15 करोड़ रुपए रिजर्व में बचने चाहिए डिविडेंड बांटने के बाद भी। ये एग्जांपल मैंने क्लास के अंदर इसके ऊपर बहुत डिटेल में समझाया, मैराथन में भी और रेगुलर क्लास में भी। तो ये इसके ऊपर बेस्ड है। तो इसका आंसर होगा, तो लिखा है आफ्टर विड्रॉल द बैलेंस ऑफ रिजर्व शुड नॉट बी लोअर देन डैश ऑफ द पेड अप कैपिटल। कितना होगा वो? 15%। इसका आंसर होगा सी। तो ये लिमिट करा दी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट द डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड एज पर शेड्यूल 2 होता है। आपको पता होगा कंपनी लॉ में ना टोटल में 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स के अंदर जनरली फॉर्मेट्स दिए होते हैं, मेथड्स दिए होते हैं। जैसे शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता है, शेड्यूल 7 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की एक्टिविटीज में डील करता है, तो शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन में बताता है कि डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड चार्ज किया जाएगा, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी। तो वो इसका मतलब, तो कंपनी लॉ में डेप्रिसिएशन का किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चार्ज किया? शेड्यूल 2, और 2 का मतलब हो गया पॉइंट नंबर, इसका आंसर हो गया 19 का ए। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट जरा समझ लो क्या होता है। हमारे कंपनी लॉ में ना 2 तरीके के डिविडेंड होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वाला, उसके लिए बता रहा हूं। हमारे कंपनी लॉ में 2 तरीके के डिविडेंड होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड।
इंटरिम डिविडेंड जो होता है इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग। फाइनल डिविडेंड इट इज recommended by board of directors in board meeting, but approved by shareholders in general meeting। इंटरिम डिविडेंड देखो, दो तरीके के डिविडेंड होता है, एक होता है इंटरिम, एक होता है फाइनल। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? कंपनी का पूरा साल क्लोज हो गया, साल खत्म होने के बाद कंपनी की बैलेंस शीट रेडी हो गई, कंपनी ने देखा इस साल इतने प्रॉफिट्स आए हैं, बढ़िया प्रॉफिट आए हैं, कंपनी का डिविडेंड बांटने का मूड बन रहा है, तो अब जो कंपनी डिविडेंड देगी उसे हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। साल खत्म होने के बाद पूरी जो मेन फाइनल बैलेंस शीट बन के आई है उसके बेस पे जो डिविडेंड दिया जा रहा है, उस वाले डिविडेंड को रेकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इतना देना चाहिए, लेकिन फाइनली अप्रूवल देते हैं शेयर होल्डर्स की इतना देना या नहीं देना, वो फाइनली डिसाइड कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। तो फाइनल डिविडेंड को डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं, अप्रूव नहीं करते। अप्रूव कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। अब इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है कि मान लो अभी साल क्लोज नहीं हुआ, साल के बीच में ही कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है, मान लो अभी हाफ ईयर हुआ है, अभी आधा साल बचा हुआ है, और कंपनी की हाफ ईयर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई और कंपनी उस हाफ ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पे साल के बीच में ही डिविडेंड देना चाहती है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। और इसके लिए, इस डिविडेंड को देने के लिए डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, सीधा वो खुद ही डिक्लेयर कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में। तो इसका मतलब इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स खुद डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिविडेंड को वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, रेकमेंड करेंगे, अप्रूव कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स। तो जरा ये क्वेश्चन जो है ना, ये उसी पे बेस्ड है। कहता है डैश रेकमेंड द डिविडेंड व्हाइल फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द डैश मीटिंग। हमारे कंपनी लॉ में दो तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की। तो अभी मैंने तुम्हारे को बताया कि फाइनल डिविडेंड को रेकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो कहां रेकमेंड करेंगे? बोर्ड मीटिंग में। लेकिन अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स, तो वो कहां अप्रूव करेंगे? जनरल मीटिंग में, क्योंकि शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती थी जनरल। तो डैश रेकमेंड का मतलब है बोर्ड रेकमेंड्स द डिविडेंड व्हाइल फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द जनरल मीटिंग। तो इसका आंसर होगा, यहां आएगा बोर्ड, यहां आएगा जनरल मीटिंग, तो इसका आंसर हो गया सी, बोर्ड और जनरल। 20 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, if the company is making loss in current financial year up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, the company cannot declare interim dividend. The interim dividend shall not be higher than the average dividend declared by the company during the immediately preceding financial year. इसका आंसर होगा बी। ये क्या पॉइंट है जरा समझा देता हूं। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, तो मैंने तुम्हारे को अभी बताया कि कंपनी लॉस के केस में भी डिविडेंड दे सकती है, भले इंटरिम हो या फाइनल हो। अगर कंपनी लॉस है, करंट ईयर में लॉस हुआ है या करंट क्वार्टर में लॉस हुआ है, स्टिल अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो दे सकती है, अगर उसके पास पहले से प्रॉफिट्स में पैसा पड़ा हुआ है या रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखना, फाइनल डिविडेंड रिजर्व्स में से दिया जा सकता है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड कभी भी रिजर्व्स में से नहीं दिया जाता। इंटरिम डिविडेंड अगर आपका पीएनएल में कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा है प्रॉफिट का, वहां से दिया जा सकता है। पीएनएल इंटरिम डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट पीएनएल वाले बैलेंस से दिया जाता है, रिजर्व्स वाले पैसे से नहीं दिया जाता। मगर इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, लेकिन कंपनी के पास पहले से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं और कंपनी इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है, तो दे सकती है, लेकिन वो जो लास्ट 3 साल में जो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करा था, उसकी 3 साल की एवरेज से ज्यादा नहीं देगी। जैसे मान लो कंपनी ने ईयर 1 के अंदर फाइनल डिविडेंड 20% डिक्लेयर करा था, ईयर 2 के अंदर 30% डिक्लेयर करा था, ईयर 3 के अंदर 40% डिक्लेयर करा था। तो अब मैं तीनों की एवरेज लूं तो 20 प्लस 30 प्लस 40, तो 70 20 90 डिवाइड बाय 3, तो 90 डिवाइड बाय 3, तो ये निकल कर आ गया आपका 30%। ठीक है जी। तो ये आपका जो निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया? 30%। इसका मतलब आपकी कंपनी क्या नहीं कर सकती? 30% से ज्यादा। अच्छा देखो, हम दे क्या रहे हैं? इंटरिम डिविडेंड, लेकिन हम एवरेज किसकी निकाल रहे हैं? फाइनल डिविडेंड की। तो ये हमारे लॉ का प्रोविजन है कि अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है या फाइनल भी डिक्लेयर करना चाहती है
और आपकी कंपनी में लॉसेस है और वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड देना चाहती है तो वो दे सकती है, लेकिन लास्ट 3 साल की एवरेज ज्यादा नहीं देगी। तो लास्ट 3 साल की एवरेज कितनी निकल कर आ रही है? 30%। तो 30% से ज्यादा नहीं देगी। ये बात समझ आ रही है आपको? एक मिनट, ठीक है जी, ये हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट, सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट द डिविडेंड शेल बी पेड ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। ये सही बात है। और टू हिज ऑर्डर और टू द बैंकर। डिविडेंड या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया जाता है या उसके कहने पर वो जिसको बोलेगा उसको दिया जाता है, और टू हिज ऑर्डर, या वो उसके बैंक में जमा करवाया जाता है। एंड शेल नॉट बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश। डिविडेंड हमेशा कैश में दिया जाता है, काइंड वगैरह में नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर होगा 22 का ए, कैश। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट, as soon as dividend is declared, भले फाइनल हो या इंटरिम हो, the amount of dividend should be deposited by the company in a separate bank account within 5 days में डालना होता है। क्या होता है कि कंपनी की ड्यूटी होती है कि जब भी वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो 5 दिन में उनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे को अलग कर देना होता है और उसके अगले 25 दिन में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा देना होता है। इसका मतलब टोटल डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन में शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा पहुंच जाना चाहिए। वो 30 दिन टोटल टाइम होता है, लेकिन उसमें से पहले 5 दिन में कंपनी उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखती है और अगले 25 दिन में शेयर होल्डर्स के पास ट्रांसफर करती है। टोटल होते हैं 30 दिन। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो कितने दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगी? तो सेपरेट बैंक अकाउंट में तो 5 दिन में रखेगी। अब शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कितने टाइम में करेगी? 30 दिन में टोटल में डिक्लेयर होने के, लेकिन सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन में रखेगी। तो कंफ्यूज मत होना 30 और 5 में, तो इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट, कंपनीज। अच्छा, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं तो आपको याद होगा, मैंने ये चीज ना ऑलरेडी अपनी बुक के अंदर हमने कंपैरिजन टेबल बनवाया हुआ डिविडेंड का, उसके अंदर लास्ट में मैंने डाल रखी है ये चीज कंपैरिजन वाली कि 5 दिन में वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखाया जाता है और 30 दिन में उनके अकाउंट में भेज दिया जाता है। मैं दिखाता हूं, जहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा होता है लास्ट में हमने डाल रखा है, ये रहा, डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है वगैरह वगैरह। यहां पे वंस डिक्लेयर्ड इट शैल बी डिस्पैच्ड टू शेयर होल्डर विद मैक्सिमम 30 डेज। मतलब फाइनल डिविडेंड 30 दिन में उनके अकाउंट में जाता है और इंटरिम भी 30 दिन में जाता है, लेकिन वंस डिक्लेयर्ड शैल बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज। तो डिक्लेयर होने के 5 दिन में वो उनके सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा, डिक्लेयर होने के 30 दिन में वो शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगा। 5 दिन में कंपनी पहले उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगी। तो पहले 5 दिन में देखो, ये 5 दिन भी डिक्लेयर होने से और 30 दिन भी डिक्लेयर होने से, इसका मतलब पहले 5 दिन में कंपनी सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रखेगी, अगले 25 दिन के अंदर शेयर होल्डर के अकाउंट में डलवा देगी। तो इसका आंसर हो गया 5। तो इसका आंसर हो गया ए 23 का। नेक्स्ट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द शेयर्स टू आईपीएफ अथॉरिटी फॉर विच डिविडेंड हैज रिमेन्ड अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर एनी 5 years आउट ऑफ एनी 7 years फॉर कॉन्सिक्यूटिव 7 years फॉर कॉन्सिक्यूटिव 7 years। का आंसर होगा बी। क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिविडेंड वाले चैप्टर में एक फंड होता है, उसका नाम होता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। उसका सेक्शन नंबर है कंपनी लॉ में 125। वो ये कहता है कि अगर कोई कंपनी का पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, क्या होता है कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करा लेकिन शेयर होल्डर ने नहीं लिया, या शेयर होल्डर क्लेम करने नहीं आया, या शेयर होल्डर के अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर रही थी लेकिन किसी वजह से उसके अकाउंट में नहीं जा पाया, कोई एरर आ रहा था और वो पैसा बाद में शेयर होल्डर क्लेम भी करने नहीं आया, तो कंपनी को उस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट खुलवाती है कंपनी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें डालना होता है। और उस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर वो पड़ा हुआ है 7 साल तक, अगर वो वहां पे पड़ा रह गया तो उसके बाद कंपनी को वो पैसा एक फंड में डालना पड़ता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का क्रिएट किया हुआ फंड है, उसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो वो पैसा कब डलता है? 7 कॉन्टिन्यूअस ईयर्स के बाद। और जो उससे रिलेटेड शेयर्स हैं वो भी सारे के सारे कहां ट्रांसफर हुए थे? आईपीएफ में। तो इसने यही पूछा है कि जो आईपीएफ में शेयर्स ट्रांसफर होंगे जो कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़े हुए थे, वो कब, कितने साल के बाद आईपीएफ में ट्रांसफर होंगे? 7 साल के बाद, फॉर कॉन्सिक्यूटिव 7 years। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक, अब जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है, ये जो आपका चैप्टर है अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये उस पे बेस्ड है। कहता है एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप डैश इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स and other relevant paper and prepare and financial for every financial which give true fair view of the state affairs of the company including that affairs of branch office और offices of yani। हर एक कंपनी को अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो रेडी करने होते हैं और हर एक कंपनी को वो बुक्स अकाउंट्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने पड़ते हैं। कहां रखने पड़ते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में। इसका आंसर क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कहां रखे? इसका आंसर होगा रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसका आंसर होगा सी 25 का। नेक्स्ट, ABC Limited is incorporated recently. Chief accountant of the company briefs the promoter to keep the books of account, relevant paper and financial statement of the company at its registered office. The company should maintain its books of accounts as per dash
एक्रूअल बेसिस होता है ऑफ द अकाउंटिंग एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। आपको पता होगा कंपनी लॉ में, आपने 11th 12th में ही पढ़ा होगा, हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग की जाती है वो एक्रूअल बेसिस पे की जाती है एंड डबल एंट्री सिस्टम पे भी की जाती है। तो इसका आंसर होगा एक्रूअल एंड डबल एंट्री सिस्टम। देखो कहां है ये, इसका आंसर होगा ए, एक्रूअल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पे होती है। एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग होगी एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होगी। इसका आंसर होगा 26 का ए। नेक्स्ट, XYZ Limited is an incorporated public limited closely held company carrying out textile business. You are the CFO of the company and the company seeks the advice from you regarding the maintenance of books of accounts. You are advising them that the books of account of every company relating to a period of not less than dash years, इसका dash years का आंसर होगा 8 years, immediately preceding the financial along with the relevant audit shall be maintained. हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है कि हर एक कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखो हर साल कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी करेगी, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी कितने साल तक संभाल के रखेगी अपने पास? तो लॉ कहता है हर एक कंपनी को कम से कम अपने पिछले 8 साल तक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं, संभाल के रखने पड़ते हैं। कंपनी लॉ का सेक्शन 128 बोलता है। तो इसका आंसर होगा 8 इयर्स। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजो टू सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डील करता है of the company the financial statement with respect to OPC means one person company, small company and dormant company may not include what? Cash flow statement। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होता है कि नॉर्मल कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी आता है और नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। लेकिन जो 1 पर्सन कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी होती है, डोरमेंट कंपनी होती है, और अब तो स्टार्टअप कंपनी को भी कवर कर दिया गया है, इन वाली कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। लगानी है लगाओ, नहीं लगानी लगा लगाओ, ऑप्शनल होती है। तो इसका आंसर हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब इन द शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। आपको बैलेंस शीट पता बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल किसके अकॉर्डिंग बनता है? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर होगा सी, 29 का आंसर होगा सी। तो आपको ये बात पता होगी, जो डेप्रिसिएशन होता है वो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह, ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो 29 का आंसर हो गया 3। नेक्स्ट, copy of financial statements including consolidated financial statement in case of holding company shall be filed with the ROC within dash days, 30 दिन में। आपको ये बात पता होगी कि हर एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग होने के 30 दिन में आरओसी को फाइल करनी होती है, फॉर्म नंबर AOC 4 में। उसका फॉर्म है फॉर्म नंबर AOC 4। आपको ये बात पता होगी हर एक कंपनी को AGM, देखो जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है हम क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अंदर 2 तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है AGM एनुअल जनरल मीटिंग, एक होती है EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो AGM होती है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने में होती है। जब भी कंपनी का फाइनेंशियल क्लोज होगा उसके 6 महीने में कंपनी को क्या करानी पड़ती है? AGM करानी पड़ती है। और एक बार जब AGM हो गई तो उसके 30 दिन के अंदर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी ROC को भेजनी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेजनी होती है, फॉर्म नंबर AOC 4 में। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC को कितने दिन में भेजनी है? तो इसका आंसर होगा सी, 30 डेज में भेजनी होती है, फ्रॉम द डेट ऑफ द अकाउंट्स फॉर ड्यूली अडॉप्टेड द AGM, जब AGM हुई उसके 30 दिन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यह आपका क्वेश्चन ऑडिट वाले चैप्टर पे बेस्ड है, ऑडिट वाले चैप्टर पे। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट पे बेस्ड है कि इंटरनल ऑडिटर किस किस कंपनी को अपॉइंट करना होता है। तो उसके लिए आपको मैं लिमिट दिखाया था, मैं ऑडिट वाला चैप्टर साथ में खोल देता हूं, इंटरनल ऑडिट के लिमिट भी खोल देंगे, हर चीज साथ में दिखा दूंगा मैं क्लियर करके। ये हम गए अकाउंट्स ऑडिट में, ऑडिट वाले चैप्टर पे। ऑडिट आ गया ना, कुछ बच्चे कहते हैं रमन सर बहुत डिटेल में कराते हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो और कुछ बच्चे हमारे पास आते ही इसीलिए हैं। आज की डेट में भगवान की इतनी ब्लेसिंग है, आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग है, आप बच्चों की इतनी ब्लेसिंग है, मतलब जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा ग्रोथ मिली, उससे ज्यादा पैसा कमाया, उससे ज्यादा नाम बनाया, वो बाय डिफॉल्ट आया। मतलब मैं कभी भी पैसे की इंटेंशन से नहीं आया था, लेकिन इतना पैसा बनाया हमने, इतनी प्रॉपर्टियां बना ली करोड़ों रुपए की, इतना एसेट्स क्रिएट कर लिए, सब आप लोगों की बदौलत कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हम इतना ब्लेस्ड फील करते हैं।
तो मैंने जिस दिन मैं टीचिंग इंडस्ट्री में आया ना, तो मैंने फ्रॉम द डे वन सोच लिया था कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं कभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, इधर उधर फालतू के टीचरों से पढ़ते हैं, 120 130 घंटे में फाइनल का लॉ करा देते हैं, और कुछ बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में उनके पास चले जाते हैं, फेल होकर अगले अटेम्प्ट में मेरे पास आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बताते हैं मेरे को, सर हमने आपसे इंक्वायरी की थी लेकिन आपका कोर्स 200 आवर्स का था, दूसरे का 130 घंटे का, हम चले गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपकी फीस ज्यादा थी, किसी दूसरे की फीस कम थी, हम इसलिए चले गए। बेटा महंगी चीज, अगर हर बंदा अपनी क्वालिटी का पैसा लेता है, डॉक्टर एक गली में 50 रुपए भी लेता है, एक डॉक्टर 1000 रुपए भी लेता है ना, हर डॉक्टर की अपनी फीस होती है, तो हर प्रोफेशनल की अपनी फीस होती है, हम अपनी औकात के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो जहां क्वालिटी होगी वहां पैसा तो लगेगा। दूसरी बात, प्रोफेशनल करियर के अंदर शॉर्टकट सक्सेसफुल नहीं है। अगर आज की डेट में तुक्के से तुम जो 120 130 घंटे वाले कोर्सेज करके अगर किसी टीचर से पढ़ के पास हो भी जाओगे, तो प्रोफेशनल करियर में यू विल बी द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फेलियर कहलाओगे आप इंडस्ट्री के अंदर। आप ये देख लेना, फिर कोसोगे कि हमने उस टाइम पे शॉर्टकट क्यों लिया। शॉर्टकट पहली बात तो एग्जाम में पास नहीं कराती। बाय चांस तुक्का लग गया और पास हो गए तो इंडस्ट्री में कभी भी वो सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर एक टाइम पे 10 सीए बन जाएं या 10 सीएम में बन जाएं, सबकी डिग्री सेम है सबके हाथ में, लेकिन स्टिल 10 का पैकेज सेम नहीं लगता। अगर सब एक टाइम पे क्वालिफाई हुए हैं, सबका पे पैकेज उनकी पर्सनालिटी, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी नॉलेज पे डिपेंड करके वेरी कर जाता है। एक को बहुत तगड़ा मिलता है, एक को बहुत डाउन मिलता है। तो पढ़ाई से कभी शॉर्टकट नहीं लेना, हमेशा नॉलेज के लिए बढ़ो आगे एंड ड्रीम बिग। शॉर्टकट्स के चक्कर में अपना करियर बर्बाद मत करना। चलो बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन दे दी, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इंटरनल ऑडिट पे बेस्ड है। तो इंटरनल ऑडिटर किस किस कंपनी को अपॉइंट करना होता है? एक तो लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 138 है, लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना ही होता है। अनलिस्टेड कंपनी में किसको करना होता है? उन कंपनीज को जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोविंग 100 करोड़ से ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो अब तुमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि इंटरनल ऑडिटर किस किस कंपनी को अपॉइंट करना होता है? क्या लिस्टेड को करना होता है? यस। क्या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, अभी पढ़ा हमने, हाँ, उसको भी करना होता है। क्या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके डिपॉजिट्स 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, ये वाला पॉइंट है डिपॉजिट्स वाला, ये हमने पढ़ा था। डिपॉजिट्स वाला पॉइंट ये रहा, 25 करोड़ या उससे ज्यादा, पेड अप वाला 50 और लिस्टेड। यस, तो तीनों को ही करना होता था। यस, इंटरनल ऑडिटर इन सारी ही कंपनियों में अपॉइंट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ पर्सन और अ फर्म whether directly or indirectly has business relationship of prescribed nature with dash cannot be appointed as statutory auditor of the company। आपको पता होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? सीए, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है। अगर उस सीए का आपकी कंपनी से जिसमें वो ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है, उस कंपनी से या उसकी होल्डिंग कंपनी से या उस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी से या एसोसिएट कंपनी से अगर बिजनेस रिलेशन है, आप सामान खरीदते बेचते हो, अगर कोई अलग ऑडिट सर्विसेज के अलावा कोई बिजनेस रिलेशन है, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का क्वेश्चन है, और ये कहां दिया हुआ है? ये सेक्शन 143 में दिया हुआ है। ये भी दिखा देता हूं, ये कहां है, ये यहां पे दिया हुआ है। ये इस पॉइंट से क्वेश्चन देखो, बीच बीच में घुस के बनाया हुआ है एमसीक्यू। ये पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अगर मैं खोलूं डिस्क्वालिफिकेशंस की, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब ऑडिटर कब कब ऑडिटर नहीं बन सकता, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट दी हुई है। तो यहां पर उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला हमारी बुक में डाला हुआ आई वाला, अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट। अगर उसका इनमें से किसी भी कंपनी से बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। तो इसका आंसर होगा सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, The first auditor of the company other than a government company shall be appointed। फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के अलावा पूछ रहा है, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। कौन अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने टाइम में? 30 दिन में, कंपनी बनने के 30 दिन में। ये पॉइंट कहां लिखा हुआ है? हमारी बुक के अंदर स्टार्टिंग में चलें, बिल्कुल स्टार्ट में, जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऑडिट वाला, पहले पेज पे ये पहली लाइन में लिखा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज द फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। कितने दिन में? 30 दिन में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं 30 दिन में कंपनी बनने के। तो इसका आंसर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। तो इसका आंसर होगा बी, 33 का बी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड बाय कैग एंड बोर्ड
देन कौन अपॉइंट करता है, तो मैं पहले बता देता हूं। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट करती है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पहले वो अपॉइंट करती है फर्स्ट ऑडिटर। अगर वो फेल हो जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। अगर वो भी फेल हो जाते हैं अपॉइंट करने में तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। तो वो पूछ रहा है कितने टाइम में अपॉइंट करते हैं, तो जरा आप देखो इसके लिए तुम्हारे को ये वाला प्रोविजन दिखाते हैं। फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी। तो फर्स्ट ऑडिटर इसके अंदर कैग अपॉइंट करता है कंपनी बनने के 60 दिन में, सबसे पहले कैग करेगा। अगर कैग फेल होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे 30 दिन में। अगर डायरेक्टर भी फेल हो जाते हैं तो मेंबर अपॉइंट करेंगे 60 दिन में। तो 60 प्लस 30 प्लस 60, तो पहले 60 दिन में कैग अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर। अगर वो फेल हो जाता है अपॉइंट करने में तो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर। अगर वो भी फेल हो जाते हैं तो अगले 60 दिन के अंदर शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को। तो इसका आंसर होगा, यहां पे इसने पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट कंपनी और फर्स्ट ऑडिटर ना तो कैग ने अपॉइंट करा ना बोर्ड ने अपॉइंट करा, डायरेक्टर ने, तो फिर कौन करेगा? शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे मेंबर्स। कितने दिन में? 60 दिन में। तो इसका आंसर होगा मेंबर 60 डेज। तो इसका आंसर होगा 34 का ए, मेंबर अपॉइंट करेंगे ऑडिटर विद इन 60 डेज। नेक्स्ट, एज पर कंपनीज एक्ट एनसीएलटी कैन रिमूव द ऑडिटर। अगर एनसीएलटी किसी ऑडिटर को, अगर किसी कंपनी से, एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर किसी कंपनी में फ्रॉड होता है तो एनसीएलटी उस ऑडिटर को रिमूव कर सकता है। तो एनसीएलटी रिमूव कैसे कर सकता है? सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, अपनी मर्जी से एनसीएलटी खुद रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट, ऑन एन एप्लीकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम एनी पर्सन कंसर्न, ईदर ए और बी और सी। इसका आंसर होगा डी। एनसीएलटी इनमें से किसी की भी रिक्वेस्ट पे, एनसीएलटी को अगर खुद कहीं से खबर आ गई कि ऑडिटर इस कंपनी में गलत काम कर रहा है तो एनसीएलटी खुद अपनी मर्जी से रिमूव कर सकता है, उसे हम बोलेंगे सुओ मोटो। अगर एनसीएलटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है आरओसी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है कि भाई इस ऑडिटर को हटा दो, ये फ्रॉड कर रहा है, तो एनसीएलटी तब भी हटा सकता है उस ऑडिटर को उस कंपनी से। अगर किसी पर्सन कंसर्न, जैसे एग्जांपल कोई शेयर होल्डर, कोई क्रेडिटर ने रिक्वेस्ट करी एनसीएलटी के पास कि भाई इस ऑडिटर को हटा दो, ये कंपनी में फ्रॉड कर रहा है, तो भी एनसीएलटी हटा सकता है। तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन लगाएगा तो एनसीएलटी हटा सकता है, ऑडिटर को रिमूव कर सकता है, तो किसी भी कंपनी से। तो इसका आंसर होगा 35 का डी। नेक्स्ट, व्हेन ऑडिटर रिजाइंस ही शुड फाइल डैश फॉर्म टू आरओसी। इसका आंसर होगा एडीटी 3। जब ऑडिटर रिमूव किया जाता है ना तो वह आरओसी को एडीटी 2 भेजता है, तब एडीटी 2 फाइल होता है। लेकिन अगर ऑडिटर रिजाइन करके जाता है तो एडीटी 3 फाइल होता है। बच्चे ना एडीटी 2 और एडीटी 3 में कंफ्यूज होते हैं। देखो ये रेजिग्नेशन का टॉपिक है तो यहां पे एडीटी 3 लिखा हुआ है और रिमूवल वाले में एडीटी 2। अगर ऑडिटर को हटाया जा रहा है तो एडीटी 2, ऑडिटर खुद रिजाइन करके जा रहा है तो एडीटी 3 जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा, तो कह रहा है अगर ऑडिटर रिजाइन होता है तो कौन सा फॉर्म जाता है आरओसी को? 30 दिन में जाता है एडीटी 3। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? या तो कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा या फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स करेगी, मतलब या तो इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा या अगर एक से ज्यादा कॉस्ट अकाउंटेंट वो करेंगे, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेगा। नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो नहीं, सीए तो नहीं कर सकता, पहले कर सकता अब नहीं कर सकता। इसका आंसर होगा डी, ईदर ए और बी। नॉर्मल सिंगल कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है, फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकती है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर कितने टाइम में बनाकर सबमिट करता है? तो वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करता है कंपनी को, और कंपनी आगे सबमिट करती है फिर बाद में आरओसी को। जरा समझ लो, कंफ्यूज मत होना। ये लो देखो, कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजंस भी दिखा देता हूं तुम्हारे को। कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 तुम्हारे लिए तो हॉट टॉपिक है। नेक्स्ट 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 नहीं, नीचे की तरफ आते हैं। देखो 180 में कंफ्यूज मत होना। 180 कौन से वाले? कमेंसमेंट वाले या क्लोजर वाले? कमेंसमेंट वाले नहीं लेने। कमेंसमेंट का मतलब है कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो उसके 180 दिन में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है। और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइम में सबमिट होती है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद इन 180 डेज और फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर सबमिट की जाती है डायरेक्टर्स को। कौन सबमिट करता है? कॉस्ट ऑडिटर फॉरवर्ड करता है डायरेक्टर को, फिर डायरेक्टर अगले 30 दिन में वो रिपोर्ट किसको भेज देते हैं? आरओसी को। इसका मतलब यहां पे इसने पूछा क्या है? यहां पे इसने पूछा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट होगी, तो 180 दिन में क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल। 180 कमेंसमेंट में कंफ्यूज मत कर देना, कमेंसमेंट और क्लोजर में। कमेंसमेंट कब लगता है? ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 में अपॉइंट होता है कमेंसमेंट में, तो वो 180 कमेंसमेंट वहां से लेते हैं। लेकिन यहां पे ऑडिटर अपॉइंट होने की बात नहीं हो रही, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की बात हो रही है, तो फाइनेंशियल क्लोज होने के 180 में सबमिट होती है। तो इसका आंसर होगा ए, 38 का ए। नेक्स्ट, इफ फ्रॉड
is less than 1 crore, the auditor shall report the fraud to the audit committee or board within 2 days. Detail of such fraud reported by the auditor shall be disclosed in the board report. इसका आंसर होगा ए। क्या होता है कि कंपनी में देखो फ्रॉड होते हैं ना, तो फ्रॉड ऑडिटर ने अगर कंपनी में फ्रॉड पकड़ लिया तो दो कैटेगरी बनी हुई है, फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा का या 1 करोड़ से कम का। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है तो ऑडिटर उस फ्रॉड को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि भाई इस कंपनी में बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो ऑडिटर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ कंपनी को बताएगा और कंपनी उसकी डिटेल बोर्ड रिपोर्ट में डालेगी कि फ्रॉड 1 करोड़ से कम का था और हमारी कंपनी में हुआ है। तो इसका आंसर होगा बोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर शैल बी फिक्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी मैंने तुम्हारे को बताया कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसका रेम्यूनरेशन भी कौन फिक्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिक्स करते हैं फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन। तो इसका आंसर होगा ए, 40 का आंसर होगा ए, 39 का भी ए था। अब डायरेक्टर्स पे क्वेश्चन बेस्ड है, डायरेक्टर वाले टॉपिक पे, ये क्या है देखते हैं। तो गाइस अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 41 पे। कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर्स इन अ 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कैन बी डैश रिस्पेक्टिवली। आपको ये बात पता है कि सर 3 तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 15। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए होता है, मैक्सिमम 15। अब यहां पे मैक्सिमम की लिमिट तीनों जगह कॉमन है, मिनिमम की अलग अलग है। मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। तो इसका मतलब मिनिमम की लिमिट 3 जगह अलग अलग है। तो इसका आंसर होगा 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी का 1, प्राइवेट के 2, पब्लिक के 3। तो इसका आंसर होगा पहला ही हो गया 1, 2 एंड 3। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अब पब्लिक कंपनी शुड हैव मिनिमम, अब बात आ रही है मिनिमम मेंबर और डायरेक्टर कितने होंगे। सो सर ये आप एक चीज आपको मैंने बताई भी थी पहले भी, एक चीज मैंने आपको बताई भी थी, ये ऊपर की तरफ लिखवाई थी, ये रहा। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, 3 तरह की कंपनी होती हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। 1 पर्सन कंपनी मिनिमम 1 मेंबर होता है, मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर होता है, क्योंकि आपको पता है कंपनी की फंक्शनिंग 2 चीजों में डिवाइड है, मेंबर और डायरेक्टर। मेंबर पैसा लगाते हैं, डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15। पब्लिक में मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, मिनिमम डायरेक्टर 3, मैक्सिमम 15। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, शेयर होल्डर तो 1 ही होता है, मिनिमम मैक्सिमम, डायरेक्टर मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। अब यहां पे इसने क्वेश्चन किसका पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इसने पब्लिक कंपनी का। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर, कितने मेंबर है। सर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सी, 7 मेंबर्स एंड 3 डायरेक्टर्स। मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और 7 मेंबर्स होते हैं मिनिमम पब्लिक कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न डेवलपर लिमिटेड, a construction company is having its operations scattered all over the world. It wants to appoint more than 15 directors on its board. Choose the correct statement. आपको मैं एक चीज नॉलेज के लिए बता दूं, अभी हमने पढ़ा कि सर एक कंपनी के अंदर, जैसे हमने पढ़ा प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 3, ओपीसी में 1 और मैक्सिमम तीनों जगह 15 होते हैं, कि हर एक कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। लेकिन हमारे कंपनी लॉ में एक सेक्शन 149 है, वो ये बोलता है कि अगर आपकी कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन उनको उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से। तो आपकी कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर पे अपॉइंट कर सकती है, लेकिन शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के बाद। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि सर एक कंपनी है वेस्टर्न डेवलपर लिमिटेड, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन है, इनमें ऑलरेडी 15 डायरेक्टर हैं। अब ये 15 से ज्यादा अपॉइंट करना चाहती है, क्या ये कर सकती है। तो नीचे लिखा है द कंपनी नीड्स टू, क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द कंपनी नीड्स टू पास ओआर टू इंक्रीज द लिमिट, नहीं ओआर नहीं चाहिए। द कंपनी नीड्स टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द लिमिट, इसका आंसर बी होगा। ये कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है लिमिट एक्सीड करने के लिए। तो यस, कोई भी कंपनी 15 से, अगर ये हर एक कंपनी में प्राइवेट और पब्लिक हो या ओपीसी, आपको पता है मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर पे अपॉइंट करना चाहती है कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन एडिशन टू अ लिस्टेड कंपनी विच अदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर। वैसे तो मैं नॉलेज के लिए बता दूं, वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट कंपनी लॉ 2013 में 2013 में फर्स्ट टाइम आया। इससे पहले वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था मैंडेटरी। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट मैंडेटरी किया गया।
लेकिन वो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया, वो दो तरीके की कंपनियों के लिए मैंडेटरी किया गया। एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी ही है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, या आपका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, वरना नहीं करनी। तो आपसे वो यही पूछ रहा है कि लिस्टेड कंपनी के अलावा कौन सी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी होती है। तो सर या तो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या आपका टर्नओवर कितना हो, 300 करोड़ या उससे ज्यादा। तो जरा यहां पे पूछ रहा है अ कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़, यस इनको करना है। अ कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 300 करोड़, इनको भी करना है। अ कंपनी मीटिंग बोथ द पैरामीटर्स एट ए एंड डी, नहीं ए एंड बी नहीं है। अ कंपनी मीटिंग एनी ऑफ द पैरामीटर्स ईदर ए और बी, इसका आंसर होगा डी, ईदर ए और बी। आपको दोनों कंडीशन नहीं पूरी करनी होती पेड अप और टर्नओवर वाली, दोनों में से कोई एक भी पूरी कर दोगे तो आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, तो इसमें और आएगा, तो ये डी आएगा इसका आंसर। दोनों एक साथ नहीं पूरी करनी, या पेड अप वाला क्राइटेरिया पूरा कर दो या टर्नओवर वाला, दोनों में से कोई एक भी कर दो, आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। नेक्स्ट, in case the articles of a public company do not provide for the retirement of all the directors at every AGM, not less than dash of the total number of directors shall be liable to retire by rotation। सुन लो मेरी बात, कंपनीज में ना दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक होते हैं रोटेशनल डायरेक्टर, एक होते हैं नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। अब ये रोटेशनल डायरेक्टर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, ये कंसेप्ट बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, ये 1 मिनट के बोलने में समझ नहीं आएगा। इस कंसेप्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर वाले कंसेप्ट की। मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पहले कंसेप्ट को समझ लेना, उसके बाद इस वाले एमसीक्यू को पढ़ना। तो वैसे अब नॉलेज के लिए बता देता हूं, हर एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए, बैलेंस 1/3 नॉन रोटेशनल होते हैं। तो हर एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना डायरेक्टर रोटेशनल चाहिए, 2/3, और बैलेंस 1/3 क्या होते हैं, नॉन रोटेशनल। अब ये रोटेशनल और नॉन रोटेशनल होता क्या है वो आपको उस वीडियो से समझ आ जाएगा, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी डिटेल में समझा रखा है। तो पहले वो रोटेशनल वाला कंसेप्ट समझ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, इस टॉपिक को, इस एमसीक्यू को करना, 45 नंबर वाले एमसीक्यू को। तो इसका आंसर होगा 2/3, तो नॉट लेस देन 2/3 टोटल डायरेक्टर शैल बी रोटेशनल। नेक्स्ट, अब आता है कॉन्सेप्ट एडिशनल डायरेक्टर। हमारी कंपनी लॉ में कंसेप्ट होता है एडिशनल डायरेक्टर। इस एडिशनल डायरेक्टर का टॉपिक, एडिशनल डायरेक्टर का मतलब क्या है, एडिशनल डायरेक्टर आर दोज डायरेक्टर्स व्हिच आर अपॉइंटेड इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग बोर्ड। मतलब कंपनी में जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं उन्हीं के अंदर एक नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर, और इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। इसका कंपनी लॉ में सेक्शन है 161 सबसेक्शन 1। और जब भी डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो इसका जो टेन्योर होता है वो जो कंपनी की नेक्स्ट एजीएम होती है सिर्फ वहीं तक का होता है बस। तो एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अप टू द ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, नेक्स्ट एजीएम। मैंने बोला ना इसका टेन्योर नेक्स्ट एजीएम तक का होता है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the board of directors may appoint a person to act as alternate director for a director during his absence for a period of not less than dash from India। अब ये क्या कंसेप्ट है, हमारे कंपनी लॉ में एक कंसेप्ट और होता है, ये देखो 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर का होता है, उसके ऊपर वाला टॉपिक था। 161 सबसेक्शन 2 कंपनी लॉ का ऑल्टरनेट डायरेक्टर में डील करता है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपकी कंपनी का कोई डायरेक्टर 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसकी जगह पे कंपनी एक नया डायरेक्टर लेकर आ सकती है, उसे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर। बेसिकली उस डायरेक्टर का काम क्या है कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया उसकी जगह को वो संभालेगा। कब तक संभालेगा, जब तक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर वापस नहीं आता। जब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जो इंडिया से बाहर गया जब वो वापस आ जाएगा तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को आउट होना पड़ेगा वहां से। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो किसकी जगह पर आता है, जब कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इंडिया से बाहर जाता है 3 महीने से ज्यादा के लिए, तो उसकी जगह पे जो नया डायरेक्टर आता है हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि और इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो कह रहा है कि जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो कब अपॉइंट करते हैं, जब किसी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की एब्सेंस होती है कितने महीने से ज्यादा, नॉट लेस देन 3 मंथ्स। तो इसका आंसर होगा 3 मंथ। अगर कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा के लिए बाहर जाता है तो उसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर को लाया जाता है। नेक्स्ट, a person is permitted to hold office as a director including any alternate directorship in maximum 20 companies out of which maximum number of public company in which he can be appointed as director shall not exceed। इसका आंसर होगा 10। अब मैं बताता हूं है क्या टॉपिक। देखो अभी तुमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था कि सर सेक्शन 149 ये बोलता है कि एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। वो तो ये वाली बात थी कि एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, 15।
एक कंपनी का डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, वो वाली बात सेक्शन 165 में लिखी हुई है। और वहां पे ये लिखा हुआ है एक कंपनी का डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, 20 कंपनीज का, जिसमें से पब्लिक कंपनी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप लिमिट में कंफ्यूज मत होना 20 वाली और 15 वाली। 15 वाली जो लिमिट है वो ये कहती है, जो 149 में लिखी है, कि एक कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। और 20 वाली लिमिट क्या है, ये बताता है कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें से पब्लिक 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सेक्शन 165 में लिखा है। तो आपसे यही पूछा है कि एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन उसमें से पब्लिक कंपनी कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, the office of the director shall become vacant if he absent himself from all the board meeting held during a period of dash with or without seeking leave of absence। इसका क्या मतलब है, हमारे कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 167, वो ये बोलता है, मैंने भी तुम्हारे को बताया कंपनीज में दो तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग किसकी होती है, डायरेक्टर्स की। जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की। तो हर एक कंपनी को ना एक साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी होती है। हर एक कंपनी को एक साल में मिनिमम कितनी बोर्ड मीटिंग करानी है, 4। अब उसमें कौन आते हैं, डायरेक्टर्स। तो अगर आपकी कंपनी का कोई ऐसा डायरेक्टर है जो पूरे 12 महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई उसमें से एक में भी नहीं आया, अगर एक आध में भी आ जाता तो चल जाता, लेकिन अगर वो 12 महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई अगर उसमें से एक में भी नहीं आया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसका ऑफिस वैकेंट हो जाता है, उसको वो नौकरी से हटना पड़ता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, डायरेक्टर वाली पोजीशन से हटा दिया जाता है। ये कंपनी लॉ का सेक्शन 167 बोलता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि एक डायरेक्टर का ऑफिस कब वैकेंट होगा, अगर वो अपने आप को एब्सेंट कर ले एक पीरियड के लिए, तो वो पीरियड है 12 मंथ्स। इसका आंसर होगा सी। अगर कोई डायरेक्टर 12 महीने तक या उससे ज्यादा के लिए अगर वो कंपनी में कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट रहता है और वो बोर्ड मीटिंग में नहीं आता, तो उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा, उसको नौकरी से हटना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ अ डायरेक्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटी होती है वो नहीं पूछ रहा, पूछ रहा क्या ड्यूटी नहीं है। पहला, अ डायरेक्टर शेल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन विच में कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट विद द कंपनी। ये तो उसकी ड्यूटी है कि डायरेक्टर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कंपनी के अगेंस्ट जाए। अ डायरेक्टर शेल नॉट गिव अनड्यू गेन टू हिज रिलेटिव और एट कंपनी एक्सपेंस। ये भी डायरेक्टर की ड्यूटी है कि डायरेक्टर कोई भी कंपनी का फायदा उठाकर अपने रिश्तेदारों में ना बांटे। अ डायरेक्टर शेल असाइन हिज ऑफिस टू हिज सन। ये उसकी ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट, अ डायरेक्टर शेल एक्ट इन गुड फेथ। ये भी उसकी ड्यूटी है कि कंपनी का भला करे। तो पॉइंट ए, बी और डी तो उसकी ड्यूटी है। आपसे पूछ रहा है कौन सी उसकी ड्यूटी नहीं है, तो उसका आंसर होगा सी, कि डायरेक्टर अपनी पोजीशन अपने बच्चे को दे दे, ये कोई ड्यूटी नहीं है, उसकी मर्जी है, देना चाहे दे, नहीं देना चाहे ना दे। इसी के साथ आपका ये वाला एमसीक्यू भी समाप्त हो गया। तो गाइस, इसी के साथ अब आपकी सुपर 50 वाली एमसीक्यू सीरीज खत्म हो गई होगी। आई होप आपको मजा आया होगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आपको और भी नई नई चीजें हमारे चैनल पे दिखेंगी। लव यू ऑल, टाटा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो। अभी तक वीडियो में अच्छा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट नहीं करा तो कमेंट कर दो, हमें मोटिवेशन आती है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, टाटा।